हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम मार्च 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने खेल परिदृश्य तक की खबरों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि अद्यतन सामान्य ज्ञान, और ये प्रोबेबली आज आखिरी वीडियो होगा। कोशिश करेंगे इसी में इसको जो है ख़त्म करें। और 10 वीडियोज़ हम इस क्रोनोलॉजी के बना चुके हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मार्च 2023 की जो क्रोनोलॉजी है वो उसका पूरा आपको जो है सभी वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, जो लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए लास्ट वाला ये जो पोर्शन है मिसलेनियस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो है आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो ज़रूर से पढ़ना ही है, आपको पूरी मैगज़ीन ही पढ़नी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसको बहुत बड़ा करके पढ़ाते हैं, समराइज़ फॉर्म में पढ़ाइए। तो देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनको कि एक एक टॉपिक को पढ़ना होता है। उनको लगता है कि आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया, ये स्किप क्यों कर दिया, ढंग से नहीं पढ़ाया। तो किसी को भी नाराज़ ना करते हुए आपको पूरी मैगज़ीन अच्छी तरीके से पढ़ाइए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें वाक़ई में बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। तो इसीलिए उन उन चीज़ों को मैं स्किप करती हूँ, बाकी सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। और जब समरी वीडियोज़ इनका बनाया जाएगा, क्योंकि हम आरएस स्पेसिफिक पढ़ते हैं, तो समरी वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही समराइज़ करके 1 आवर के वीडियो में दे दिया जाएगा। तो आप उसकी टेंशन ना लें। और दिसंबर की जो क्रोनोलॉजी है उसके कुछ एक वीडियोस मेरे पेंडिंग है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी जल्द से जल्द। और अभी आपकी वैकेंसी का कुछ आया भी नहीं है, तो तब तक हम कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, बहुत सारी नियुक्तियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, वो आपको पढ़ना है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में नई जो सदस्य बनी है वो चर्चा में है। और नीति आयोग जो एक अच्छी कह रही हूँ, जो एक उच्च संस्था है, थिंक टैंक है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें भी नए सीईओ बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारी नियुक्तियाँ आपको पढ़नी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली राष्ट्रीय नियुक्ति से, नेशनल अपॉइंटमेंट फर्स्ट। तो देखिए, प्रधानमंत्री की एक सलाहकार परिषद होती है जो उसको आर्थिक मामलों पर सलाह देती है। तो उसका नाम है उस समिति का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसमें क्या होता है कि एक तो होते हैं अध्यक्ष, सब में होते हैं, एक इसमें भी अध्यक्ष हैं, और एक होते हैं इसके परमानेंट सदस्य। और बाकी इसमें 6 जो होते हैं वो टेम्पररी या अंशकालिक कुछ समय के लिए सदस्य बनाए जाते हैं। तो ये 6 कौन कौन है इनको छोड़िए आप। अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, सदस्य ध्यान रखिएगा, और अभी जिसकी नियुक्ति हुई है सदस्य के रूप में वो ध्यान रखिएगा। तो शमिका रवि करके एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, और एनआरआई हैं ये, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन जो कि वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ पर अभी ये रिसर्च फेलो हैं। तो इनको जो है यहाँ पर सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में। अब देखिए कि ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, पहले तो इसके बारे में कुछ जानें। संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहें चाहिए तो इसके लिए तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी कोई समिति बनाई जा सकती है। संविधान में उल्लेख करने की कहाँ आवश्यकता है। तो इसीलिए संवैधानिक संस्था नहीं है, और ये कोई सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है कि कोई एक्ट ला करके भी इसको नहीं बनाया गया है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक गैर सांविधिक निकाय है, तो सांविधिक नहीं है, गैर सांविधिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो है भारत सरकार ने जो है सलाह लेने के लिए, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन के रूप में इसको जो है वो बनाया है। तो ये हो गया इसके बारे में। नाम ध्यान रखिएगा, शमिका रवि इनका नाम है, और इनके अध्यक्ष जो हैं वो है डॉक्टर विवेक देवराय। और इस समिति के जो सदस्य हैं, जो परमानेंट सदस्य मैंने आपको बताया था, वो है संजीव सान्याल। और बाकी के अंशकालिक सदस्य हैं, इनके नाम ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। तो देखिए, जो नीति आयोग है, आप जानते हैं कि भारत सरकार का थिंक टैंक है। जनवरी 2015 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था। इसका फुल फॉर्म कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे कि है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। और ये जो है एक थिंक टैंक है जो प्रधानमंत्री को सलाह भी देता है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष परमानेंटली प्रधानमंत्री होते हैं। और ये जो संस्था है, इसने स्थान किसका लिया है? प्लानिंग कमीशन का। पहले जो है प्लानिंग कमीशन 1950 में इसका गठन हुआ था। तो पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करता था, और अब जो है उसकी जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है कि इसके नए जो सीईओ हैं वो कौन है। तो देखिए, पहले जो नए सीईओ बने थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, परमेश्वरन अय्यर थे, ठीक है। तो इनकी जगह अब दूसरे जो सीईओ बने हैं वो एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, वाणिज्यिक सचिव। सचिव यानी सेक्रेटरी जो होते हैं आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। तो वाणिज्यिक सचिव, पूर्व वाणिज्यिक सचिव है, नाम है उनका बीवीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम, नाम ध्यान रखिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम, इनको बनाया गया है, ठीक है।
और ये स्थान किसका लेंगे? परमेश्वरन अय्यर का लेंगे। इनका कितना साल का कार्यकाल रहेगा? तो 2 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। जो परमेश्वरन अय्यर है, ये जो है वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक में जाकर के ये अपनी सेवाएं देंगे और इनके स्थान पर अब कौन आ गए हैं? BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, एक चीज़ और है, नीति आयोग जो होते हैं उसके अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री रहते हैं, ये आपको पता है। तो उपाध्यक्ष का पद भी होना चाहिए जो कि चेंज होता रहे। तो उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन बेरी हैं, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। तो सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन रहे थे? अरविंद पनगड़िया रहे थे, ये भी आपको पता होगा, राजस्थान से उनका संबंध है। और हाँ, अगर CEO की भी अगर आप याद रखना चाहें तो पहले जो CEO थे तो वो थे सिंधु श्री खुल्लर। तो अब देखिए नीति आयोग के बारे में 3 ही पदों का ध्यान आप रखिएगा। पहले तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ऑलवेज, उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन बेरी, और जो CEO हैं वो कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। ये तीनों पदों का नाम जो है आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की तरफ। तो देखिए, जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी 7 न्यायाधीशों ने शपथ ली है। 7 न्यायाधीश अभी नए यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो ये जो 7 न्यायाधीश हैं उनको पढ़ें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है जजेस की वो 34 है। अब देखिए कि यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। इनके बारे में हम पहले जो हमारी क्रोनोलॉजीज है उसमें बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो 7 नियुक्तियाँ हुई है, ये कॉलेजियम जो होता है वो उसको जो है रिकमेंड करता है, उसके बाद में ये नियुक्तियाँ की जाती हैं। तो अभी इसमें देखिए कि जो राजस्थान है वहाँ से हमारे यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिला है, और ये हमने पढ़ भी लिया था पहले। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तो चीज़ें जो हैं जो है ही कि जैसे कि बहुत सारे 7 नियुक्तियाँ हुई हैं, तो 7 के नाम तो आप याद रखेंगे नहीं। तो आप इन जो राजस्थान वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जो राजस्थान हाई कोर्ट से हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको जो है जज के रूप में अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब हम चलते हैं आगे। जो 13 जो राज्य हैं वहाँ पर राज्यपालों की नियुक्ति और LG की नियुक्ति हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्तियाँ, आपको पता है, गवर्नर और LG दोनों की ही। तो 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करके रमेश बैस जो है उनको नया राज्यपाल बनाया है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में SSC में तो बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपका रिसेंटली कोई एग्जाम होगा तो भी वो लोग पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। तो महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो है रमेश बैस। इसके लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक लिस्ट बना करके और उसको अपनी टेबल पे चिपका लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ अभी नई नियुक्तियाँ इस प्रकार की गई हैं, क्योंकि ये बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपको नहीं याद है तो बस गलत होने का पूरा चांस है कि हम या तो छोड़ेंगे या गलत करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चंस को लिख लिया जाए। फिर देखिए कि लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर की जगह जो है अब डॉक्टर BD मिश्रा जो है उनको वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो किसके स्थान लिया है वो छोड़िए, नया जिसको बनाया है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब राज्यपालों की अगर बात करें, अभी तो हमने बात की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की या उपराज्यपाल की। आप जानते हैं कि UTs के अंदर जो है इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं राज्यपाल को, उस प्रकार से। अब राज्यपालों के बारे में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो थे बिस्वा भूषण हरिचंद्रन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके उनको जो है मणिपुर का बनाया है, और मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन उनको नागालैंड का, और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का बनाया है। हिमालय के जो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। यानी कि इन्होंने यहाँ पर स्थानांतरण किया, ट्रांसफर्स किए हैं, राज्यपालों को रीशफल किया है इस पोजीशंस को। तो ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे, इस पे से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इन नियुक्तियों की सूची जो है इस प्रकार है, इन्होंने सारी सूची यहाँ पर दे भी रखी है। असम में आपने पढ़ ही लिया था, गुलाबचंद कटारिया को बनाया है, और जो है महाराष्ट्र में और इसमें। तो हाँ देखिए यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट का फ़ोटो लेके प्रिंट निकाल के और आप अपनी जो है वॉल पे पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे किसको कहाँ का जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब देखिए राज्यपाल जो है एक संवैधानिक जो है पोस्ट है, और एक संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी राज्य का, जैसे कि राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो रियल पावर्स होती है जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वैसे ही स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास होती है।
अगर कुछ अनुच्छेदों की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत तक होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगी, यानी कि 5 वर्ष तक। इनडायरेक्टली कहा है, डायरेक्टली नहीं कहा है। 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशंस राज्यपाल के लिए नहीं दी गई है। तो अगर एग्जाम्स में कोई क्वालिफिकेशन लिख करके आता है कि निम्न में से कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस राज्यपाल बनने के लिए चाहिए, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखिएगा, एक तो एज और दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है और यही डिस्प्यूट का विषय भी कई बार बनता है। आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। अब चलते हैं हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की तरफ, जिसमें कि भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो यूएन से ही रिलेटेड है कि जो यूएन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, वहाँ का जो सामाजिक विकास आयोग है, तो उसका जो 62वां सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में भारतीय जो प्रतिनिधि है हमारे वहाँ पर, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उनको जो है उस 62वें सत्र का जो है अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो वहीं वो उसका संबोधन भी देंगी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि भारतीय मूल की हैं, वो भारतीय मूल की क्या, भारतीय ही हैं और भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व करती हैं वहाँ पर यूएन के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो सामाजिक विकास आयोग है, सोशल डेवलपमेंट कमीशन जो है, उसका 62वां जो सत्र है उसके जो अध्यक्ष हैं वो किसको अपॉइंट किया है, रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा देखिए कई सारे जो देश के प्रतिनिधि हैं उनको उपाध्यक्ष के रूप में भी अपॉइंट किया है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैसेडोनिया से जॉन इवानोस्की जो हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। डोमिनियन गणराज्य से भी किसी को उपाध्यक्ष बनाया है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया से जो अपॉइंटमेंट है वो ध्यान रखिएगा कि 62वां जो सत्र हुआ है यूनाइटेड नेशंस के सामाजिक विकास आयोग का, उसके जो अध्यक्ष है वो रुचिरा कंबोज को बनाया गया है, जो भारतीय प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोफेसर मेघना पंडित जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट की CEO जो है वो नियुक्त की गई हैं। तो ये पद पाने वाली पहली महिला है और शेल्फ्रेड ग्रुप में किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट की CEO नियुक्त होने वाली भारतीय विरासत की पहली व्यक्ति भी हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल की चिकित्सक है, नाम है उनका मेघना पंडित, और इनको ब्रिटेन के सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NH फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चलते हैं, नील मोहन जो है यूट्यूब के नए CEO बनाए गए हैं। यूट्यूब के जो CEO हैं ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, जिनका नाम है नील मोहन, यानी कि भारतीय हैं और अमेरिका में ये निवास करते हैं। इनको इसका भी नया CEO बनाया गया है। तो कुछ काम वगैरह हो यूट्यूब से, तो आप जो है अपना पेमेंट बढ़वाना हो या कुछ भी, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यों। तो देखिए, भारतीय अमेरिकी नागरिक है नील मोहन, इनको बनाया गया CEO और इस पद पर सुजान वोजिस्की जो है उनका स्थान इन्होंने लिया है। फिर देखिए, भारतीय मूल के नील मोहन जो है गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट सहित अन्य दिग्गज कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। तो ऑफकोर्स उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है इसमें। अब देखिए, ये जो लिस्ट है इसको भी आप जो है कट पेस्ट यहाँ से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन भारतीय जो है यहाँ पर CEO के रूप में काम कर रहा है, बड़े बड़े जो संस्थान हैं उसके हेड के रूप में। गूगल की बात करें तो सुंदर पिचाई हैं, आपको पता है। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला है। IBM की बात करें अरविंद कृष्णा है। स्टारबक्स की बात करें तो लक्ष्मण नरसिम्हन है। एडोब इंक की बात करें तो शांतनु नारायण है। एडोब इंक को लेकर के क्वेश्चन आई थिंक नेट में आया था या कहीं आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फेडेक्स की बात करें तो ये राज सुब्रमण्यम है। बाटा की बात करें संदीप कटारिया। वीमियो की बात करें तो अंजलि सूद, और VMware की बात करें तो रघु राम ये इनका नाम है। तो वीमियो के अगर देखें तो यहाँ पर एक महिला है अंजलि सूद। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा सबके, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके CEO कौन है बताइए, ठीक है। तो सत्या नडेला और इनके अलावा तो हम याद रखते नहीं हैं, तो इसीलिए सभी के नाम आप एक बार जो है अपनी वॉल पे पेस्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन क्या क्या पोस्ट पे नियुक्त हुआ है। तो देखिए, पहली जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के रूप में है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू। मैंने पहले इसका चंपू पढ़ा था, तो शहाबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और ये पूर्व न्यायाधीश
मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं, यानी कि पहले राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपसे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का जो पर्सन ने न्यूज़ वाला जो पोर्शन आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी बांग्लादेश में जो है आवामी लीग पार्टी है, तो उन्होंने इनको जो है इस पद पर नामित किया है और ये वहाँ के 22वें राष्ट्रपति है। इतनी डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम ध्यान रखिएगा आप बस। फिर देखिए कि साइप्रस में नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट हुआ है। साइप्रस एक यूरोपियन देश है, इसको लोकेट कीजिएगा आप मैप में। तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये इनका नाम है, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारा आरएस वाला प्रीलिम्स का पेपर था 2021 का, तो उसमें भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियुक्तियां हुई थी, तो किसी प्रेसिडेंट का नाम देकर के, बड़ा क्योंकि अजीब सा था तो वो नाम देकर के उन्होंने पूछ लिया था। तो ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, आप याद रखिएगा। पर्सन ने न्यूज़ के नाम पे वो कुछ भी पूछते हैं कभी कभी। चलते हैं अन्य नियुक्तियों पर। अन्य प्रमुख जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली जो नियुक्ति है वो है राजेश रॉय की, और ये जो है आईटीसी यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के इनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया गया है। और ये आईटीसी क्या है, तो ये भारत सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण कंपनी है, जो क्या कहते हैं, जो टेलीफोन से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको निर्माण करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। और इसके अभी अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो है वो राजेश रॉय को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो जगुआर लैंड रोवर इंडिया कंपनी आप जानते हैं, उसके प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो राजन अंबा जो है उनको बनाया गया है। तो बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व 2008 में भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स के पास में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हाँ, जो ICAI है, आप जानते हैं कि जो CA की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पता ही होगा कि हो कभी किसी ने। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसके जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो सुनील तलाटी को बनाया गया है। इस संस्था के बारे में भी कुछ चीज़ें हम जो है वो पढ़ लेते हैं। जैसे ये जो है ICAI जो है 1949 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित एक संस्था है, ठीक है, यानी कि अधिनियम ला करके इसको बनाया गया है। और ICAI ने पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित एक विशिष्ट विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और जो CA वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी यही ICAI ही कंडक्ट करवाता है। फिर देखिए, आपने फाइज़र लिमिटेड का नाम सुना होगा, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और दवाइयों के नाम पे अभी कोरोना वाला जब पीरियड था तो उसमें कई सारे जो नए उत्पाद थे वो इसकी तरफ से आए थे। तो इसमें अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी डायरेक्टर के रूप में मीनाक्षी नेवटिया जो है उनको अपॉइंट किया गया है। फिर लास्ट है जो मॉर्गन स्टैनली जो है, ये आप जानते हैं कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि क्या बताएं इसको, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो देती है, उसके अलावा आई थिंक ये जो है रेटिंग्स भी देती है। तो ये जो कंपनी है इसके हेड जो है अरुण कोहली को बनाया गया है। अगर आपने इकोनॉमिक्स वाले जो लेक्चर्स देखे हों, लेक्चर्स वगैरह मैंने तो बनाए नहीं है, लेकिन किसी के भी अगर आपने लेक्चर्स देखे हो तो वहाँ पर इसका जिक्र होता है मॉर्गन स्टैनली का। तो मॉर्गन स्टैनली है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये कुछ रेटिंग संस्थाएँ भी है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं अपनी, और इसके अभी जो कंट्री हेड है वो अरुण कोहली को बनाया गया है। तो ये देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स है, हमारे लिए हो सकता है कि लेस इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन जो SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, तो इनको भी आप याद कीजिएगा। अब कुछ सेवानिवृत्ति, इस्तीफे वगैरह ये भी हमको पढ़ने होंगे, देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, चेतन शर्मा जो है BCCI के एक चयनकर्ता जो समिति होती है ना, इलेक्ट करते हैं, जो अपॉइंट करते हैं, तो उस चयनकर्ता वाली जो समिति थी उसके अंदर ये हेड थे वहाँ पर, तो अध्यक्ष हुआ करते थे उसमें। तो इन्होंने जो है कुछ स्टिंग जो है कहते हैं कि कुछ स्टिंग ऑपरेशंस जो है उनके खुलासे टीवी चैनल्स पे किए, खिलाड़ियों और प्रबंधकों को लेकर के कई बातें जो है इन्होंने लिखी, बताई टीवी चैनल्स को, उसको लेकर के इन्होंने अभी जो है इस्तीफ़ा दिया है। तो ये चर्चा में भी थे और यूट्यूब पे भी इनका काफ़ी आ रहा था चेतन शर्मा का, तो ये था। फिर देखिए कुछ चर्चित व्यक्ति, आयुष्मान खुराना, तो इनको जो है, ये अभिनेता है, आपको पता ही है। तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय जो दूत है इनको नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ के अंदर अभी राष्ट्रीय दूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर है कि हाँ, 2020 में आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा और व्यापक बाल अधिकारों के एजेंडे समाप्त करने की वकालत करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए गए थे। और हाल ही में विश्व बाल दिवस के अवसर पर उन्होंने यूनिसेफ दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर के साथ और भारत से शिरकत करने वाली लड़कियों व लड़कों के साथ लैंगिक समावेशी खेलों के जरिए समावेशी और गैर भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया था। काफ़ी बड़ा है, अपने तो इतना ध्यान रखना है।
कि यूनिसेफ का जो है, हाँ इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है कि सारी चीज़ें पढ़ने में भी हो जाती है। तो जो यूनिसेफ इंडिया है उसके राष्ट्रीय दूत के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है और उसी पर ही अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए कि निकी हेली जो है उनको लेकर के एक छोटी सी न्यूज़ है कि भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत हैं ये निकी हेली। इन्होंने 2024 में होने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हैं उसमें अपनी दावेदारी की घोषणा की है हाल ही में। तो अभी देखिए कि ये दक्षिण कैरोलिना से पहले गवर्नर भी रह चुकी थी। आप जानते हैं कमला हैरिस को, जो कमला हैरिस अभी प्रेजेंट में वहाँ की उपराष्ट्रपति और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं और भारतीय समुदाय का वहाँ पर प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो ये आपको इनका नाम ध्यान रखना है, निकी हेली का भी और कमला हैरिस का भी। अब कुछ ऑबिचुरीज हैं वो देख लेते हैं। तुलसीदास बलराम जो है भारतीय फुटबॉलर हैं और भारतीय फुटबॉलर और 2 बार के ओलंपियन जो हैं तुलसीदास बलराम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। 50 से 60 के दशक के ये जो है फेमस फुटबॉलर रहे हैं और 1956 के ओलंपिक में के सेमीफाइनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डेब्यू उन्होंने किया था और इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। बलराम ने 1960 के रोम ओलंपिक में भी भाग लिया। नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे तुलसीदास बलराम जो है वो किस खेल से संबंधित है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रहे कि ये फुटबॉलर थे। वाणी जयराम जो एक पार्श्व गायिका यानी कि जो है सिंगर रही हैं, तो पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में जो है वो गीत गाए हैं और करियर की शुरुआत इन्होंने हिंदी फिल्म गुड्डी जो है उससे की थी। उनका गाना बोले रे पप्पी हरा ये तो सुना हुआ है मेरा, तो उसको जो है उसके लिए प्रसिद्ध हुई हैं। फिर देखिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें यहाँ पर। के विश्वनाथ फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और हैदराबाद में इनका निधन हुआ। कला तपस्वी के नाम से लोकप्रिय विश्वनाथ ने न केवल तेलुगु बल्कि तमिल और हिंदी में भी प्रमुख जो है वो नाम थे। 5 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया है, तो जो है थोड़ी सी बड़ी हस्ती है, इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। और इस वाले पोर्शन में देखिए कोई वर्थवाइल ऐसा है नहीं जिसको हम रीड करें, तो यहाँ आप इसको कट कर दीजिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट और इतना याद होगा भी नहीं। एक एक बाल की खाल निकालें तो इतना फिर याद होता भी नहीं है। तो यहाँ देखिए एक लास्ट हम देख सकते हैं, शांति भूषण जो है एक प्रसिद्ध जो है वकील रहे हैं, पूर्व कानून मंत्री भी ये रहे थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर। और इनके अगर आप देखें इनके जो बेटे हैं प्रशांत भूषण, तो ये भी काफ़ी जो है PILs को लेकर के पब्लिक जो है इंटरेस्ट लिटिगेशंस काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो इनके पिताजी हैं शांति भूषण, दोनों ही जाने माने अधिवक्ता वकील रहे हैं। फिर देखते हैं चर्चित स्थल। तो देखिए जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज अभी हाल ही में की गई है। तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने पहली बार जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के सलाल हेमाना नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की है। तो लिथियम किस काम में आता है, तो देखिए बैटरीज में इसका उपयोग करते हैं, मोबाइल लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं और जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए लिथियम जो है एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। इसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से कभी कभी इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो देखिए चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। और भारत चाइना से सबसे ज़्यादा लिथियम का आयात करता है, हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम के लिए। तो इसीलिए आप देखिए 80% जो है हम चाइना से लिथियम मंगाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, अभी EV गाड़ियों की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर इसके भंडार मिले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। RS की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसको लेकर के आप जो साइंस टेक वाला पोर्शन है वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए लिथियम के और भी उपयोग बताए हैं इसने, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स के में लिथियम एक ज़रूरी घटक है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने के साथ ही मिश्र धातुओं की कैपेसिटी बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल कवच या आर्मर बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम साइकिल जो होते हैं उनके फ्रेम बनाने में, एयरक्राफ्ट्स और हाई स्पीड ट्रेनों में भी इसका यूज़ किया जाता है। मूड स्विंग और बाईपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके सारे उपयोग हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम्स में लिथियम के यूजेस भी आपको दे करके पूछे जा सके।
तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लिथियम की खोज कहाँ पर की गई हाल ही में। देखिए पोटैश के भंडार जैसे राजस्थान में कहाँ पाए गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये थोड़े से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। फिर देखिए सप्तकोटेश्वर मंदिर अभी चर्चा में है, ये कहाँ पर है? तो बिचौलिम उत्तरी गोवा के नरवे गांव के अंदर ये स्थित है और 350 साल पुराना है, जिसका जीर्णोद्धार के बाद गोवा की सावंत सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा की विजय के पश्चात इस मंदिर को जो है वो नष्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कदम्ब वंश का जो शासक है परमार्दी देव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये चर्चा में रहा है। ध्यान रखिएगा कि मंदिर है कहाँ, तो ध्यान भी नहीं आएगा कि गोवा के अंदर ये मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कुछ इंपॉर्टेंट सप्ताह है, दिवस हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पर दिवस सप्ताह है, पहला देखिए, जो भारतीय तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड, उसका स्थापना दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये तो इम्पॉर्टेंट है। वेटलैंड्स काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। राजस्थान में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं आपको पता होने चाहिए, और इंडिया के भी अगर आप याद रख सकें या फिर कोई रिसेंट अगर हो तो ही याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया वाले तो इतने नहीं पूछते हैं आरएस वाले एग्जाम में। तो यहाँ देखिए कि जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, महिला जनांग विकृति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। फिर देखिए कि जो वर्ल्ड पल्सेस डे है उसको 10 फरवरी को मनाते हैं और पल्सेस के लिए लिखा है कि सतत भविष्य के लिए दालें। ठीक है, तो ये है कृमि मुक्ति दिवस। कृमि के लिए आपको पता है जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर दवाई भी दी जाती है, जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके लिए। तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 के अंदर इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। फिर देखिए कि जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपको जो आप मनाते हैं 8 मार्च वाला, वो तो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है तो वो 13 फरवरी को आता है। ये दिवस जो है सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष भारत कोकिला की 144वीं जयंती जो है वो मनाई गई है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर देखिए यहाँ पर वर्ल्ड पेंगोलिन डे, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा कि जो भी जानवर जो होते हैं उनको फिर वो लिस्ट वगैरह सब याद रखनी होती है। तो पेंगोलिन काफ़ी चर्चा में रहता है। तो पेंगोलिन जो है 18 फरवरी को इसका दिवस मनाते हैं। इसे भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जो है वो सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये 23वें और 24वें राज्य जो है वो 1987 में बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अगर हम देखें तो वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार। तो ये जो है क्योंकि इस पे जो है काफ़ी सेमिनार्स होते हैं दिल्ली में, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये इसका इस बार का थीम था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन जो है उनकी 1930 में रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी खोज के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कुछ सप्ताहों को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर एक सप्ताह है भारत ऊर्जा सप्ताह, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने की है और 6 से 8 फरवरी को इस सप्ताह को मनाया गया है। और इसमें ऊर्जा से संबंधित तो आप जानते हैं कि भाई स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे करके बातें हुई हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो है एक ई बस जो है जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है, उसको भी यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है, जो कि एक सिंबल होगा कि भाई एनर्जी जो है उसको कंजर्व किस प्रकार करना चाहिए और जो है स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए। लास्ट देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है और ये 13 से 17 फरवरी को मनाया गया। सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव, सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव, ये इसका इस बार का थीम था। तो इसको आप फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कहते हैं। 2016 से ही जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर कुछ देखते हैं शब्द संक्षेप में क्या है। MIIRA मीरा, ये क्या है, तो ये है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। तो भारत अभी आपको पता है कि जो श्री अन्न है, श्री अन्न का मतलब जो मोटा अनाज है जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कोअर्स ग्रेन जो है, उसको
उसको अपने फूड हैबिट्स में शामिल करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। और इस बार तो इंटरनेशनल जो ईयर है वो भी इसी को मनाया गया है। इंटरनेशनल जो ईयर है वो भी मिलेट्स के ऊपर ही घोषित किया है। तो भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस पहल की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन यानी रिसर्च का समर्थन करते हुए विश्व के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना। फिर देखिए, इस पहल के लिए भारत सीड मनी का योगदान भी करेगा। सीड मनी यानी कि पहले से ही खुद से कंट्रीब्यूट भारत जो है वो इसके अंदर करेगा। और प्रत्येक जो G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। इसको लॉन्च करने की भारत की योजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित करने के अनुरूप है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार तो श्री अन्न, कोर्स, ग्रेन और इनको लेकर के ये काफ़ी चर्चा में चीज़ें चल रही हैं। अब चलते हैं कुछ पोर्टल्स और ऐप के ऊपर। तो पहला जो पोर्टल है आपका मोबाइल ऐप है वो है खनन प्रहरी। खनन आप जानते हैं माइनिंग से संबंधित है। तो आप जानते हैं माइनिंग में सबसे ज़्यादा होता है अवैध खनन हमारे देश में। तो भारत सरकार ने अवैध कोयला खनन की गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए खनन प्रहरी नाम का मोबाइल ऐप जारी किया है। इसके साथ ही एक वेब ऐप भी जारी किया है जो कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली में सहायता करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी अवैध खनन करता है तो उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट जो है वो इस ऐप के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए दी जा पाएगी। और नागरिकों की भागीदारी को ये प्रोत्साहित करता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ऐप डाउनलोड करके और ये जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। फिर कुछ चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्स में तो कम ही आती हैं और जो आती हैं वो किसी को भी नहीं आती। तो ये SSC बैंकिंग वालों के लिए ही है अगेन। तो यहाँ देखिए कि जो विक्ट्री सिटी है ये सलमान रुश्दी की किताब है और 14th सेंचुरी की एक महाकाव्य की कहानी है जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। फिर देखिए ऑपरेशन गंगा, डायरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ये तरुण पिथौड़े की लिखी हुई है। और फिर नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर, ये मेघनाथ देसाई की है। लास्ट है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस की। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और भी अच्छा है। छोड़िए इस चीज़ों को, इतना ज़्यादा नहीं याद करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कि याद किया जाए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। इसका नाम है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया है। इसका विषय था रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य की दृष्टि। और देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 2006, 2015 और उसके बाद 2023 में जो है तीसरी बार ये जो कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, राजस्थान के अंदर किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है विश्व हिंदी सम्मेलन। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि नाडी जो एक जगह है वहाँ पर S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था ऑलरेडी। तो देखिए ये 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, फिजी के अंदर। और यहाँ पर जो है इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ठीक है। और नाडी के अंदर इसका उद्घाटन जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने पहले ही कर दिया था। अच्छा ये 12वां संस्करण है, तो 11वां कहाँ पर हुआ था, तो 11वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया गया था। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए कि जो चावल कांग्रेस है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस जो है इसका जो उद्घाटन है वो ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक जो है वहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो CR धान 310 और CR धान 315 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वेराइटीज़ किसकी है तो आपको पता हो। खैर यहाँ पर धान लिखा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राइस की होगी, लेकिन अगर नहीं लिखा हो तब भी आपको ध्यान होना चाहिए कि CR 310 और CR 315 जो वेराइटीज़ है वो किसकी है, धान की वेराइटीज़ है, जिसमें एक में तो जिंक की मात्रा अधिक है और दूसरे में हाई प्रोटीन है। फिर देखिए कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो दुबई में आयोजित किया गया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। तीसरा जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये गुजरात के काउंसिल ऑफ साइंस सिटी यानी अहमदाबाद में, गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसका थीम था अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ थी। अब कुछ ऑपरेशंस और अभियानों के बारे में हम देखते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभियान हैं यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हम एक ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। और ये जो ऑपरेशन है आपको पता है कि अभी तुर्की में और जो सीरिया है वहाँ पर काफ़ी भयंकर भूकंप आया था, तो वहाँ पर जो हमारी भारत की NDRF की टीम थी वहाँ पर बचाव कार्य के लिए गई थी। तो वहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। अब देखिए कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है
कि यहाँ पर जो ये भूकंप का जो केंद्र था, एपिसेंटर जो था, वो था गाजियाटेप। तो गाजियाटेप नाम का स्थान जो है वो इसका एपिसेंटर था, जो तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन दोस्त भी बन सकता है, और ऑपरेशन दोस्त आप हो सकता है आइडिया लगा भी लें, तो आपको थोड़ा सा जो इसका फोकस जो है इसका इस भूकंप का ये पता होना चाहिए। तो गाजियाटेप नामक जो स्थान है वो इसका सेंटर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक और अभियान है जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्टार्ट किया था, और ये था आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। आर्द्र भूमि आपको अभी हमने पढ़ा था, 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम था रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स। और देखिए कि जो हमारे पूरे देश है उसमें जो 23 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 75 जो है वो वेटलैंड्स हैं। कितनी हैं? 75 वेटलैंड्स हमारे यहाँ पर हैं, और रामसर साइट्स जो है वो उनको कईयों को घोषित किया हुआ है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनता है वेटलैंड के ऊपर, तो आप इसको याद रखिएगा। और इस बार जो ये अभियान है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, ये किसके लिए है? ये लोगों के लिए, हमारे लिए ये, कि आपको जो है पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड्स है यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम कार्य करता है, एक पूरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो इसको कि डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे वातावरण पर्यावरण के लिए जो है काफ़ी आवश्यक है, इसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में है वेटलैंड को लेकर के। अब चलते हैं कुछ आयोग और समितियों को पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, पहला जो आयोग है या पहली जो समिति है वो है मिशन कर्मयोगी की जो निगरानी है उसके लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जो है उनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया है। तो हमें ये पता हो कि मिशन कर्मयोगी क्या होता है। तो देखिए 2 सितंबर 2020 को, तो आज से 3 साल पहले जो है इस मिशन का जो है उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसमें जो है इसमें जो है राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम जो है उसको मंजूरी प्रदान की गई थी। यानी कि इस जो मिशन कर्मयोगी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके जो प्रशिक्षण होता है वो उनको दिया जाए। ठीक है, तो वो जो प्रशिक्षण है वो ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये जो है निगरानी समिति अपॉइंट की गई है। जो हमारे कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे ऊँची पोस्ट होती है एक IAS ऑफिसर के जीवन की सबसे ऊँची पोस्ट है कैबिनेट सचिव का पद, तो वो राजीव गौबा हैं अभी। तो उनके अध्यक्षता में इस समिति को जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो आप मिशन कर्मयोगी के बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए गेहूं की जो फसल है, अभी आप जानते हैं कि टेम्परेचर का एक तरीके से जो है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो तापमान की जो वृद्धि है उससे गेहूं की जो फसल है, गेहूं एक रबी की फसल है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने में आती है उसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। और इसमें जो है कृषि आयुक्त जो है उनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। तो और तो ज़्यादा इसकी डिटेल्स इतने काम की है नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर जो है एक समिति का गठन है। ये यहाँ पर कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़िए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऑपरेशन और अभियान है। पहला है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में द्विवार्षिक यानी कि बाइन्युअल यानी कि 2 साल में जो एक बार होता है दस्तालिक 2023 अभ्यास आरंभ हुआ है। ये एक सैन्य अभ्यास है। जितने भी अभी तीनों हम अभ्यास पढ़ेंगे वो सभी सैन्य अभ्यास ही हैं, यानी कि आर्मी के द्वारा किए गए हैं। तो देखिए ये जो है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ के अंदर इस सैन्य अभ्यास को किया गया है। किसके बीच में? दस्तालिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 का जो ये अभ्यास था ये आपका हुआ था जो यांग्रियाक उज्बेकिस्तान जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, दस्तालिक जो अभ्यास है, दस्तालिक जो अभ्यास है ये कहाँ किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास है। फिर है एक्सरसाइज धर्मागार्जन, ये CET के पेपर में क्वेश्चन था आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, CET का ही पेपर था। तो भारत और जापान की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है एक्सरसाइज धर्मागार्जन, और ये भी दोनों जो सेना होती है उनके बीच में ही होता है। 2018 से इसका आयोजन किया जा रहा है, वार्षिक है ये, ईयरली है। फिर है सैन्य अभ्यास तर्कश, ये भारत और अमेरिका के बीच में है और इसको चेन्नई के अंदर जो है भी संपन्न किया गया है। ठीक है, और ये इसका 6ठा संस्करण था, ये भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। इसका उद्देश्य तो जो है वो है आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना। ठीक है, फिर यह है कि इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। पहली बार जो है रासायनिक जो हथियार है उनको इसमें शामिल किया गया है। और इस अभ्यास में आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए एक अभ्यास भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये अभ्यास तर्कश जो है याद रखिएगा, थोड़ा अलग है, नाम से भी आपको समझ नहीं आएगा कि US है कि कौन सा देश है। तो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। फिर है एक अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। तो इनमें जो तीनों शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है?
एक तो है भारतीय सेना, एक है भारतीय वायुसेना और एक है CAPF। इन तीनों का ये अभ्यास है। और ये जो अभ्यास है उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसको कि बंगाल के अंदर आयोजित किया गया और भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उसको यहाँ पर उन्होंने मिलकर के इसको जो है वो आयोजित किया है। अब कुछ देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी लास्ट पेज आपका बचा है, तो इसको आज ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपका जो मैगजीन है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला जो है वो है कवच 2023। ये क्या है, तो ये साइबर सुरक्षा हैकाथॉन है। तो इसमें तो जो मेन चीज़ें हैं वो ये याद रखनी है। कवच 2023 हाल ही में जो एक हैकाथॉन हुआ वो किससे संबंधित है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। और इसका आयोजन जो है वो अभी 16 फरवरी को किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। और इसमें कई सारी जो संस्थाएं हैं जैसे AICTE है, गृह मंत्रालय का जो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो है, इन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और साइबर क्राइम से रिलेटेड ये जो है एक हैकाथॉन किया गया है। फिर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RS के अंदर एक क्वेश्चन आया भी था, ऐसे एक फसल का नाम दे दिया और पूछा था कि ये फसल जो है वो ये जो स्पीशीज़ है वो किस फसल से संबंधित है। तो HD 3385 जो है गेहूं की एक नई किस्म है। और ये जो है ICAR ने इसको डेवलप किया है। मौसम का जो बदलाव है, बढ़ती गर्मी है, उसकी चुनौतियों का ये सामना कर सकते हैं और मार्च महीने में ही इसका आप हार्वेस्ट जो है वो ले सकते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, HD 3385 क्या है, तो ये गेहूँ की नई किस्म है। अब कुछ लास्ट की 3 न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एरो इंडिया 2023 जो है इसका उद्घाटन अभी येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से एक्सपो था, प्रधानमंत्री जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एरो इंडिया 2023 का जो विषय है वो था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, 1 अरब अवसरों के लिए रनवे। ठीक है, एरो इंडिया का आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा ये जो है एयर शो था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन ध्यान रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया है। और कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं तो देख लेते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें 98 देशों की भागीदारी रही है। इसका उद्देश्य जो है वो एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। बंधन समारोह में 201 समझौते और कई सारे ज्ञापनों पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। काफ़ी सारी जो है रणनीतिक और जो डिफेंस की जो साझेदारियाँ हैं वो यहाँ पर जो है वो कंडक्ट की गई हैं। फिर देखिए सागर परिक्रमा चरण तृतीय कार्यक्रम का अभी शुभारंभ हुआ है। तो पहले तो हमें ये पता हो कि सागर परिक्रमा आखिरकार है क्या। तो देखिए ये एक तरीके से एक कार्यक्रम है जिसके तहत जो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, उसको हमको कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे उसके अंदर रिसर्च करनी चाहिए, कैसे उसके उत्पादों का सही उपयोग करना चाहिए, तो उसको लेकर के ये सागर परिक्रमा की गई है। और ये इसका तृतीय चरण अभी स्टार्ट किया गया है। इससे पहले का जो फर्स्ट चरण था वो 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से इसका स्टार्ट किया गया था और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में 3 स्थानों को इसमें शामिल करके इसको संपन्न किया था। दूसरा जो चरण था वो 23 से 25 सितंबर 2022 को किया गया था, यानी कि दोनों जो चरण है वो 2022 में हो चुके हैं, मार्च में और सितंबर में। उस समय 7 स्थान इसके अंदर इंक्लूडेड थे। और अभी जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है गुजरात के सूरत के हजीरा बंदरगाह से। ठीक है, तो इसका थर्ड जो कार्यक्रम है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये समझ गए कि सागर परिक्रमा क्या है। तो ये जो है मत्स्य पालन से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और जो मरीन इकोसिस्टम है उसकी सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर देखिए कि नागपुर में जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो बनने जा रहा है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क जो है जिसका नाम होगा अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है। ये दुनिया का पहला समावेशी विकलांग पार्क है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ये 1 लाइनर फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब हम चलेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पहली बार किस समुदाय के धार्मिक संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 से 27 फरवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम जो है उसको आयोजित किया गया है। तो बंजारा समुदाय से ये संबंधित हैं ये संत जो हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन में बैडमिंटन एयरफोर्स बेस मैंने बैडमिंटन बोल दिया इसको, ये है वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में कौन सा अभ्यास जो है अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये है अभ्यास कोबरा वॉरियर्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए कि क्रोनोलॉजी में नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग पूछ लेते हैं ताकि वो नॉलेज इंक्रीज़ करते रहें। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो क्रोनोलॉजी में था ही नहीं, ये करंट में था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है जो क्रोनोलॉजी में और कहीं इंक्लूड नहीं किया हो। फिर देखिए तीसरा है, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली बार I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक जो है उसकी मेज़बानी जो है वो किसने की है।
तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका UAE। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये हमने आई थिंक पिछली बार वाली क्रोनोलॉजी में पढ़ा था I2 U2 के बारे में। फिर देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन 18 से 20 फरवरी को कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हिसार हरियाणा में किया गया है। फिर देखिए, 40वां निवानो शांति पुरस्कार जो है इसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो शांति पुरस्कार है ये आपको घोषणा की गई है राजगोपाल PV को। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किस समय अवधि में किया जा रहा है? ये इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो। फिर है जानुस 1 किस देश की कंपनी का उपग्रह है जिसे इसरो के SSLV द्वारा 10 फरवरी को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है और हमने पढ़ा भी था ये। तो ये अमेरिका का है। फिर है तीसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है जम्मू कश्मीर में कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर ने इसको जीता था और इसमें जो है 76 पदक जो है उन्होंने जीते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को 2023 फरवरी में निलंबित कर दिया है? तो इन्होंने जो है आपके रशिया की जो सदस्यता है उसको निलंबित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? ये तो हमने आज ही पढ़ा था, ये है हमारा जयपुर। तीसरी बार है कि हमारे जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में नियुक्त निर्वाचित पदाधिकारियों को कौन सा युग्म जो है वो असंगत है वो आपको देखना है। तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये तो सही है। शमिका रवि आर्थिक सलाहकार के सदस्य, ये भी सही। राजेश रॉय जो है CEO बने हैं YouTube के, ये यहाँ पर गलत हैं। तो 11वें का उत्तर जो है वो C है, ये गलत है। और कौन बने हैं YouTube के नए CEO, ये आपको हमें बताना है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल्स 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम पर किया है? तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए किस योजना को जो है हाल ही में लॉन्च किया? तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 13वां विश्व हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हरा करके जो है ये हॉकी की चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। फिर देखिए, ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसने जीता है? तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है उन्होंने जीता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अंदर भारत की इस बार रैंकिंग क्या है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, 85th रैंक जो है वो इंडिया की है। और वर्ष 2023 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वो क्या है? ये भी हमने आज ही पढ़ा है। तो वेटलैंड रेस्टोरेशन वो इसकी थीम है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा पूरा वीडियो और ये लास्ट जो है इसका वीडियो था मार्च के 2023 की क्रोनोलॉजी का। अब हम नेक्स्ट जो है कल 5 तारीख है तो कल तक मैगजीन आ जाएगी और हम जल्दी उस मैगजीन को जो हमारी अप्रैल की मैगजीन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।